बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का लेक्चर नंबर 9। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेरकों का संयोजन। प्रेरकों मतलब दो कुंडलियां अगर जोड़ी जाएं, तीन कुंडलियां जोड़ी जाएं तो उनका तुल्य प्रेरकत्व कितना होता है। ठीक है ना। प्रेरक कुंडलियों को अगर जोड़ते हैं हम लोग तो कितना उसका तुल्य प्रेरकत्व होगा, ये ज्ञात करना है आज। तो इनके जोड़ने की कितनी विधियां हैं, तो मुख्यतः प्रेरकों को यानी इंडक्टर्स जो होते हैं उनको हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। और एक निश्चित क्रम होता है, जैसा कि हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ चुके हैं, संधारित्रों का संयोजन पढ़ चुके हैं, उसी तरीके से ये प्रेरकों का संयोजन भी है। तो मुख्यतः दो प्रकार से कॉम्बिनेशन होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। तो हेडिंग लगा लीजिए और लिखना शुरू करें। प्रेरकों का संयोजन है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। और ये जो दो प्रकार का संयोजन होता है मुख्यतः नंबर 1 श्रेणी क्रम और नंबर 2 समांतर क्रम। ठीक है ना। और एक निश्चित क्रम होता है। तो निश्चित क्रम वो हम लोग अलग से न्यूमेरिकल में पढ़ लेंगे कि अगर कुछ श्रेणी क्रम में लगे और कुछ समांतर क्रम में लगे हो तो उसका कुल मान कितना होता है। ठीक है। तो बारी बारी से पढ़ते हैं। पहले लगाइए श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में किस प्रकार जोड़ा जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि इसमें दो हमने प्रेरक कुंडलियां ली हैं जिनका जो प्रेरकत्व है वो है L1 और L2, यानी ये मान लीजिए एक कुंडली हमारे पास ये हो गई। ठीक है। और दूसरी कुंडली इसी में जोड़ दी गई है और इन दोनों को जोड़ने के बाद इसमें बैटरी से धारा प्रवाहित की हमने। इसका प्रेरकत्व मान लेते हैं L1 है, इसका प्रेरकत्व है L2। जब इसमें हम बैटरी से धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, जब बैटरी से इसमें धारा अगर प्रवाहित करते, मान लो धारा से प्रवाहित कर रहे हैं I, तो ये तो पता है कि जब भी हम धारा प्रवाहित करना स्टार्ट करते हैं किसी कुंडली में तो उसमें एक अपने आप प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अब चूंकि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो धारा समान होगी इसमें। श्रेणी क्रम में धारा का मान बराबर होता है और जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है ना। विभवांतर है विद्युत वाहक बल कह सकते हैं जो प्रेरित हो रहा है। तो अगर हमने श्रेणी क्रम में अगर इनको जोड़ रखा है, मान लेते हैं इनको हमने यहाँ से श्रेणी क्रम जोड़ने से मतलब समझते हैं ना कि इसमें ये कुंडली हो गई, कुंडली का जो दूसरा जो सिरा है पहले कुंडली का वो दूसरे वाले कुंडली के पहले वाले सिरे जोड़ देंगे, फिर दूसरे वाले का जो दूसरा सिरा है तीसरे के पहले वाले सिरे जोड़ देंगे। तो ये क्रम चलता रहेगा और लास्ट वाले सिरे को और शुरू प्रारंभिक कुंडली के पहले वाले सिरे को जोड़ करके हम बैटरी से धारा प्रवाहित करते हैं। तो अब यहाँ पर 2, 3, 4 कितने भी कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हम ये लेकर चल रहे हैं कि दो हमने कुंडलियां ली हैं। तो हमने इसकी भाषा लिखी है इसमें कि माना दो प्रेरक कुंडलियां जिनके स्वप्रेरकत्व तो L1 व L2 हैं श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम में हमने जोड़ करके इसमें धारा प्रवाहित की। तो धारा जब प्रवाहित करेंगे तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान तो अलग अलग होगा। क्यों। प्रेरित धारा जो उत्पन्न होगी वो तो समान होगी, धारा का मान समान होगा। भाई श्रेणी क्रम में धारा का मान तो समान होता है। ठीक है ना। जो धारा यहाँ जाएगी वो इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी। प्रेरित धारा भी दोनों समान होगी लेकिन विद्युत वाहक बल अलग अलग होगा। इसमें विद्युत वाहक बल का मान हम मान लेते हैं, जो विद्युत वाहक बल है वो हम मान लेते हैं E1 है इस कुंडली के सिरों के बीच में, और इस कुंडली के सिरों के बीच हम मान लेते हैं E2 है। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, यानी A और B के बीच अगर हम इसको लगाते हैं तो कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा वो हम मान लेते हैं E है। तो विद्युत वाहक बल इस कुंडली में E1 उत्पन्न हुआ, इस कुंडली में E2 उत्पन्न हुआ, तो फिर कितना उत्पन्न हो जाएगा E, और E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। ये बात समझ में आ रही है। फिर एक बार देख लीजिए, हमने दो प्रेरक कुंडलियां ली हैं जिनके प्रेरकत्व तो हैं L1 और L2, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है और श्रेणी क्रम में जोड़ करके इसमें धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं I। ठीक है ना। बैटरी से धारा प्रवाहित कर रहे हैं। धारा के मान में अगर परिवर्तन होता है
शुरू में धारा का मान परिवर्तन होता ही, हमने बताया है कि धारा एकदम से मैक्सिमम या स्थायी मान तक नहीं पहुंचती, उसको पहुंचने में कुछ समय लगता है, ठीक है ना। या धारा के मान में परिवर्तन से मतलब यहाँ पर यह है कि धारा के मान को चाहे घटाएं चाहे बढ़ाएं, ठीक है ना, दोनों काम हो सकते हैं। धारा के मान परिवर्तन हो सकता है या प्रवाहित होने धारा है उसके मान में परिवर्तन किया जा रहा है तो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये माने नहीं रखता है कि किस प्रकार से परिवर्तन किया जा रहा है, हम ये मान चल रहे हैं परिवर्तन हो रहा है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी। श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण प्रेरित धारा का मान समान होता है दोनों कुंडलियों में, ठीक है ना। और लेकिन विद्युत वाहक बल का मान अलग अलग होता है। भाई धारा परिवर्तन जो भी करेंगे हम तो दो जितना धारा परिवर्तन इसमें होगा उतना धारा परिवर्तन इसमें भी होगा। श्रेणी क्रम होने के नाते धारा परिवर्तन सेम होगा तो विद्युत वाहक बल अलग अलग होगा। उसका कारण यह है कि उसका जो स्वप्रेरितत्व है वो अलग अलग है। जो फैराडे का नियम हम लोग जानते हैं विद्युत वाहक बल का मान बराबर क्या होता है -L/dI/dt होता है। भाई L का मान अलग अलग होने का धारा परिवर्तन की दर चाहे इतनी समान हो लेकिन L अलग अलग होने के कारण उसमें विद्युत वाहक बल का मान भी अलग अलग होता है। तो हम मान लेते हैं कि विद्युत वाहक बल इस कुंडली में है E1 और इस कुंडली में है E2, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा E, ठीक है। इसको हमने एक भाषा लिखी है एक श्रेणी क्रम में प्रतिरोध प्रेरित धारा, श्रेणी क्रम में प्रेरित धारा दोनों कुंडलियों में समान होती है। शब्द यहाँ पर सुधार लीजिए इसको, दोनों कुंडलियों में समान होती है परंतु प्रेरित विद्युत वाहक बल अलग अलग होता है। वो हमने मान रखा है I1 और E1 और E2। तो क्या लिख सकते हैं, परिपथ में कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा भाई E बराबर E1 प्लस E2। इसको क्वेश्चन डाल लेंगे फर्स्ट। यहां तक कोई समस्या नोट कर लीजिए यहाँ पर, उसके बाद फिर आगे करते हैं। नोट कर लिया, अब हमको यहाँ पर करना क्या है, कुंडली में विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। चलिए एक बार फिर बना देते हैं। इसमें विद्युत वाहक बल का मान हमने E1 माना है, इसमें विद्युत वाहक बल का मान E2 है। इसमें कुल जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो मान लेते हैं E है और E का मान किसके बराबर है E1 प्लस E2 के बराबर। इसका स्वप्रेरितत्व है L1, इसका है L2। इसमें धारा जो प्रवाहित करते हैं वो है I, तो I इसमें भी होगी और दूसरे वाले में भी होगी I, श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण, ठीक है। तो जब विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है तो उसका मान कितना होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं फैराडे के नियम से, फैराडे के विद्युत चुंबकीय फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के प्रेरण के नियम से क्या लिख सकते हैं, E1 का मान कितना हो जाएगा, पहले कुंडली विद्युत वाहक बल का मान कितना प्रेरित होगा, वो E1 बराबर क्या होता है -L/dI/dt होता है। तो L1/dI/dt ये लिख सकते हैं हम लोग। कोई समस्या
डी आई अपॉन डी टी लिख दिए, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी लिख दिए, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी कुंडली में इसका मान कितना हो जाएगा, -L2 डी आई अपॉन डी टी। भाई धारा परिवर्तन की दर तो समान होगी दोनों में, श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण जो भी परिवर्तन करेंगे, बैटरी से यहाँ पर रियोस्टेट लगा के धारा के मान परिवर्तन किया हमने, तो जो परिवर्तन इसमें होगा वही परिवर्तन इसमें भी होगा। भाई धारा को कम कर रहे हैं तो कम इसमें भी हो जाएगी, धारा इसमें भी हो जाएगी। ज्यादा कर रहे हैं धारा के मान को तो इसमें भी ज्यादा होगी, इसमें भी ज्यादा होगी। धारा परिवर्तन की दर जो है वो समान होगी श्रेणी क्रम के जुड़े होने के कारण, ठीक है। तो ये तो हो गया पहली कुंडली विद्युत वाहक बल का मान, ये हो गया दूसरी कुंडली विद्युत वाहक बल का मान, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि इन दोनों कुंडलियों का जो स्वप्रेरकत्व तो है वो तुल्य जो मान है उनका, यानी कुल जो मान है वो L है, तो यहां पर अगर मान लेते हैं कि यदि दोनों कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व का तुल्य मान L है, तो अगर हम तुल्यमान से मतलब समझ रहे हैं ना, तुल्यमान का मतलब हम इन दोनों कुंडलियों को हटा करके अगर हम एक ऐसी कुंडली लगाएं जो वही काम करे जो ये दोनों दोनों मिल करके कर रही हैं, तो तब कहा जाता है उस कुंडली का जो मान होता है उसको कहा जाता है इन दोनों कुंडलियों का तुल्य मान, यानी कुल मान आप समझिए कितना मान, ठीक है ना। तो ये दोनों कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व का तुल्य मान अगर L है, यानी तुल्य प्रेरकत्व कह सकते हैं, जिन दोनों कुंडलियों का तुल्य प्रेरकत्व तो L है, ऐसा भी लिख सकते हैं। यदि दोनों कुंडलियों का तुल्य प्रेरकत्व L है, तो अब आपको सोचना है अगर दोनों को हटा करके अगर एक कुंडली लगाएं जिसका प्रेरकत्व तो है L, यानी इस तरीके से समझिए एक कुंडली लगाई जिसका प्रेरकत्व हमने माना L है, तो क्या तब क्या होगा, धारा प्रवाहित हो रही है उतनी, धारा परिवर्तन की दर भी वही होगी, ठीक है ना। तो विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न हो जाएगा, कितना उत्पन्न हो जाएगा, E - L डी आई अपॉन डी टी, ये लिख सकते हैं। इसमें बात क्लियर हो रही है। बात समझ में आ गई। अगर कुल मान अगर हमने मान लिया है दोनों कुंडलियों का, 2 या 3 जितने भी लगे हों, हमने 2 लेकर के चल रहे हैं, तो अगर दोनों कुंडलियों का कुल प्रेरकत्व अगर L है तो विद्युत वाहक बल मान कितना प्रेरित हो जाएगा, E - L डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। ये जरा E1 E2 और E के मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो E1 E2 व E के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख देंगे तो कितना मान आ जाए, E का मान है -L डी आई अपॉन डी टी। समीकरण 1 नंबर देखो क्या लिखा है उसमें, E बराबर, तो E का मान लगा दिया, E1 + E2, तो E1 का मान भी लगाइए यहाँ पर L1 डी आई अपॉन डी टी -L2 डी आई अपॉन डी टी, ये रखने से आ जाएगा, तो डी आई अपॉन डी टी कॉमन लेकर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, और माइनस से भी भाग दे देंगे तो बच जाएगा L बराबर L1 + L2, ये वैल्यू मिल जाएगी। यानी कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में दोनों स्वप्रेरकत्व को जोड़ देते हैं तो उसका कुल मान निकल आता है, ठीक है ना। ये फार्मूला प्रतिरोध के लिए भी था, प्रतिरोध R1 R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कुल मान कितना होता है, R1 + R2। जबकि ये अगर धारिता होते, अगर संधारित्र जुड़े होते तो फिर 1/C करके जोड़ते हम लोग, 1/C = 1/C1 + 1/C, ठीक है। ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं करना है कि फार्मूलों में क्या अंतर है,
प्रतिरोध के संयोजन में, संधारित्र के संयोजन में और प्रेरक कुंडलियों के संयोजन में। ठीक है, सो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग करते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो अगला संयोजन हमारा है समांतर क्रम संयोजन। और समांतर क्रम में हम मान लेते हैं कि दो कुंडलियां हमने ली हैं जिनको समांतर क्रम में जोड़ना है। तो जैसा प्रतिरोध जोड़ा जाता है आप उसी क्रम में समांतर क्रम में दो कुंडली जोड़ सकते हैं। मान लीजिए एक कुंडली हो गई, दूसरी कुंडली हो गई। इन दोनों के एक सिरों को एक बिंदु से और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ करके इसमें धारा को प्रवाहित करें। ठीक है ना, मान लीजिए धारा को हम प्रवाहित करते हैं I। इसका स्वप्रेरिकत्व है L1, इसका स्वप्रेरिकत्व है L2, L1 और L2, यहाँ पर L1। ठीक है, जब धारा यहाँ से आई जब प्रवाहित करेंगे, भाई बैटरी जोड़े तभी धारा प्रवाहित होगी। तो बैटरी हमने, आप दिमाग में रखिए, बैटरी हमने यहाँ पर लगा दी तो धारा प्रवाहित हो गई। यहाँ से बैटरी से आई, यहाँ पर दो भागों में बढ़ जाएगी। इधर जाती है मान लेते हैं I1, यहाँ जाती है I2। ठीक है, धारा के मान अलग अलग होंगे समांतर क्रम में, ये तो पता है। जब धारा के मान अलग अलग हो तो प्रेरित धारा भी अलग अलग होगी। प्रेरित धारा इसमें अलग होगी और इसमें अलग होगी। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो धारा I1 I2 हमने लिखी, ये परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा है I1 और I2, इस L1 और L2 में, और कुल धारा है I। तो प्रेरित जो धारा होगी वो तो समान अलग अलग होगी। इसमें भाई समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है, धारा अलग अलग होगी तो प्रेरित धारा भी अलग अलग होगी। ये जो I1 I2 लिखा मुख्य धारा है ये। और इसमें जो विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा वो समान होता है। समांतर क्रम में जो विद्युत वाहक बल या विभवांतर होता है वो क्या होता है? समान होता है। ठीक है ना, ये सिचुएशन रहेगी समांतर क्रम में। बात क्लियर हो गई? श्रेणी क्रम में क्या था? श्रेणी क्रम में धारा का मान समान था, प्रेरित धारा का मान समान था। ठीक है ना, विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है वो अलग अलग था। लेकिन इसमें क्या है, समांतर क्रम में प्रेरित धारा का मान वो अलग अलग होगा दोनों कुंडलियों में, और उसमें जो विद्युत वाहक बल जो प्रेरित होगा वो समान होगा समांतर क्रम में। बस इतना पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो हमने लिखा है इसमें कि माना दो कुंडलियां जिनके स्वप्रेरिकत्व तो L1 L2 है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो इस प्रकार से चित्र में समांतर क्रम में जुड़ा हुआ दिखाएंगे। समांतर क्रम में दोनों कुंडलियों में प्रेरित धारा अलग अलग होती है, परंतु प्रेरित विद्युत वाहक बल समान होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल हमने कितना मान लिया है? E है, वो L1 के सिरों के बीच भी रहेगा और L2 के सिरों के बीच भी रहता है। तो परिपथ में कुल धारा कितनी हो जाएगी? देखो जरा, क्या समीकरण रूप ले सकते हैं? परिपथ में कुल धारा I इक्वल टू, कुल धारा I चली, उसका मान दो भागों में बट गया है तो I1 प्लस I2 हो जाएगा। आगे जब आप गणित तरीके से सॉल्व करना है इसको है। अब इस क्या करें, इसको हम t के सापेक्ष अवकलन करा देते हैं। लिख सकते हैं t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन अवकलन करने पर क्या लिख सकते हैं इसको? दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखा जा सकता है di/dt इक्वल टू di1/dt प्लस di2/dt। ये लिख सकते हैं। इसको एक क्वेश्चन में डाल लीजिए फर्स्ट। यहाँ तक कोई समस्या? उसने क्या गया, कुल धारा हमने प्रवाहित की आई दो भागों बट गई, तो हमने दो भागों में बांट कर I बराबर I1 प्लस I2। इसको क्या किया हमने, t
टी के सापेक्ष अवकलन करा दिया दोनों पक्षों में, धारा परिवर्तन की दर हमको निकालना है, तभी तो विद्युत वाहक बल निकाल पाएंगे। तो हमने अवकलन करा दिया तो क्या हो गया, di/dt इक्वल टू di1/dt di2/dt, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब जरा फैराडे का नियम लगा करके हम निकालेंगे विद्युत वाहक बल का मान कितना उत्पन्न होगा, इस दोनों में समान होगा, ठीक है ना। तो जरा लिखिए इसमें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, इधर आ जाइए, इधर फैराडे के नियम से क्या लिख सकते हैं, E बराबर, भाई फैराडे का नियम ये कहता है कि E बराबर -L/di/dt, क्योंकि दोनों समांतर करने लगे हुए, समांतर विद्युत वाहक बल का मान समान होगा, तो वो हमने मान लिया है E है, और मान कितना होगा, इस कुंडली की बात करेंगे तो L1 di1/dt, ये होगा कि नहीं। इस कुंडली की बात कर रहे हैं L1 वाले, L1 कुंडली में कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, L1 di1/dt, धारा परिवर्तन की दर इसमें हमने मान लिया है di1/dt है, ठीक है ना। ये तो I1 धारा प्रवाहित हो रही, धारा परिवर्तन की दर से निकालेंगे तो di1/dt, इसको डेल्टा I1/ΔT भी लिख सकते हैं, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, डेल्टा I1/ΔT लिखा हो चाहे di/dt लिखा हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। और इतना ही किसमें उत्पन्न होगा, दूसरी वाली कुंडली में, दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, di2/dt, दोनों समान होगा भाई, E का मान इसके भी बराबर होगा और E का मान इसके भी बराबर होगा। अब जरा दोनों को बारी बारी से बराबर करके di1/dt का मान और di2/dt का मान ज्ञात कर लेंगे। पहले इन दोनों को आपस बराबर कर दो, तो क्या निकल आएगा यहाँ से, di1/dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, -E/L1, ये लिख सकते हैं। और जब इसको और इसको आपस में बराबर करेंगे, यानी E का मान जब इसके बराबर होगा तो कितना, di2 का मान कितना हो जाएगा, di2/dt का मान हो जाएगा -E/L2, हो जाएगा नहीं, L2 पहचाना नीचे इधर आ जाएगा, इसको बराबर करेंगे तो L2 L1 इसके नीचे आ जाएगा, तो di1/dt का मान -E/L1 और di2/dt का मान हो जाएगा E/L2। ये बात समझ गए, इसको नोट कर लीजिए, उसके आगे फिर बढ़ते हैं। यदि, इसमें पॉइंट मानना है, यदि दोनों कुंडलियों का तुल्य प्रेरकत्व L है, अगर भाई दोनों, एक L1 एक L2 है, तो मान लेते हैं दोनों को हटा करके उसके लिए एक कुंडली हमने लगाई जिसका प्रेरकत्व कितना है, L, उसको क्या कहते हैं हम लोग, तुल्य प्रेरकत्व। अगर L है तो क्या लिखा जाएगा, E इक्वल टू -L/di/dt, ये मान आ जाएगा कि नहीं। अगर कुल, अगर जैसे मान लेते हैं इसकी जगह हमने कुंडली, एक ही कुंडली लगाई जिसका मान है L और उसमें धारा प्रवाहित हो रही I, तो विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा, E, और E का मान कैसे लिखा जाएगा, -L/di/dt के बराबर, ठीक है। यहां से हम di/dt का मान ज्ञात कर लेंगे और वो मान आ जाएगा -E/L। यहां तक कोई समस्या, यानी आप ये समझो di1/dt का मान निकाल लिया, di2/dt का मान निकाल लिया और di/dt का मान निकाल लिया, और इसका मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। ये जो तीन जो मान हमने निकाले हैं, इसका मान कहाँ रखा जाएगा,
समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर तो नीचे लिख दीजिए di1/dt कामा di2/dt व di/dt के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख दीजिए तो कितना मान हो जाएगा। 1 नंबर दिमाग में रखना है, काफी नोट कर लिया, उसको देखें और वहां पर वैल्यू लगाओ उसको। di1/dt का मान कितना है -e/L1, ये di1 इसका मान पे लगा देते हैं। समीकरण नंबर 1 में -e/L हो जाएगा -e/L1 -e/L2, ये तो आएगा मान रखने से। di/dt का मान -e/L, di1/dt का मान -e/L1, d2/dt का मान हो जाएगा e/L। इसमें क्या करें, माइनस की से पूरे भाग दे दें तो इसका मान हो जाता है 1/L = 1/L1 + 1/L2, ये फार्मूला बन जाता है। यानी ये फार्मूला उस जो प्रतिरोध का जो फार्मूला है उसी के समतुल्य है ये। तो इस प्रकार से समांतर क्रम का संयोजन हमारा हो जाता है। ठीक है, उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल करा देते हैं, इसमें नोट कर लें। न्यूमेरिकल में हम मान लेते हैं कि पहला एक न्यूमेरिकल है जिसमें ए व बी के बीच तुल्य प्रेरिकत्व ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है इस टाइप से मान लेते हैं कि बहुत सिंपल क्वेश्चन एकदम, ये आप लोग बिल्कुल एकदम कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं। मान लेते हैं 2 प्रतिरोध हो गए हमारे पास, एक ये है ए और बी के बीच लगा, 2 कुंडलियां हैं, प्रतिरोध नहीं है, 2 कुंडलियां हैं ए और बी के बीच लगाए गए हैं। इसका मान हम मान लेते हैं 2 हेनरी है प्रेरिकत्व का मान, और इसका है 3 हेनरी। इसका मतलब होता है ना प्रेरिकत्व का। तो करा ए और बी के बीच कुल मान कितना होगा, कितना मान हो जाएगा भाई। सीधे सीधे हम बता सकते हैं कि L = श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो L1 + L2 लगा देंगे फार्मूला। L1 का मान 2 है और L2 का मान है 3, तो L बराबर कितना हो जाएगा 5 हेनरी हो जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, ये तो ऐसे श्रेणी क्रम में अगर 3 के अलावा 4, 5 खुद भी जुड़े होते हैं, सबको सीधे सीधे L1 + L2 + L3 + L4 करके जोड़ देते, जितने भी प्रतिरोध लगे होते हैं या जितने भी कुंडलियां लगे होते हैं, सॉरी प्रतिरोध निकल आता है उनसे। और अगर ये क्वेश्चन अगर दूसरा अगर समांतर क्रम में होता इस तरीके से, समांतर क्रम में जैसे अगर हम कहते हैं कि ये एक कुंडली दूसरी कुंडली और दोनों ए और बी के बीच लगाई गई हैं, इसका प्रेरिकत्व तो मान लेते हैं 4 हेनरी है और इसका मान लेते हैं 2 हेनरी। और कहा जाए कि अब जो है ए और बी के बीच तुल्य धारिता तुल्य प्रेरिकत्व तो बताओ कितना होगा। तो लोग क्या करें, इसमें 1/L = 1/L1 + 1/L2 का भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/L = 1/4 + 1/2 कितना हो जाएगा, ये 1/L = हो जाएगा 1 + 2/2, नीचे 4 आएगा तो इसको जोड़ सकते हैं, बहुत सिंपल है, 3/4 यानी L = कितना हो जाएगा 4/3 यूनिट। ये आंसर है।
ये तो सिंपल थे बिल्कुल एकदम, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। अगर मिश्रित क्रम वाले अगर क्वेश्चन है तो कैसे किया जाएगा, तो बिल्कुल आसान है। अगर प्रतिरोधों का संयोजन और संधारित्र का संयोजन अगर आता है तो कोई समस्या नहीं होगी। तो एक क्वेश्चन जरा मिश्रित क्रम वाला कर लेते हैं, ठीक है। मिश्रित क्रम वाला अगर करते हैं तो उसका पहले चित्र बना दें हम। इसमें भी हमको ए और बी के बीच में ही तुल्य प्रेरित्र तो निकालना है। और क्वेश्चन है हमारा, जैसे हम ये कहते हैं कि इसमें एक कुंडली ये लगी हुई है, दूसरी कुंडली के साथ में ये दो कॉम्बिनेशन लगे हुए हैं समांतर क्रम में। इसका मान हम मान लेते हैं 0.5 हेनरी, ठीक है। इसका मान हम मान लेते हैं 2 हेनरी, इसका मान भी हम लोग मान लेते हैं 2 हेनरी। और ए और बी के बीच हमको तुल्य प्रेरित्र तो निकालना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमको दोनों का समांतर क्रम संयोजन वाला हिस्सा देखना है। समांतर क्रम में ये दो लगे हुए हैं, पहले दोनों को जोड़ करके तुल्य मान निकाल लिया जाए, कितना होगा। तो लिख सकते हैं 2 हेनरी व 2 हेनरी के प्रेरकत्व समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो इसका मान कितना हो जाएगा, आप सिंपली L = लिख सकते हैं। इस तरीके से इसका फॉर्मूला लिखा जा सकता है ना, फॉर्मूला पता है इसको। जब 1/L = लिखेंगे 1/L1 + 1/L2, तो दो सॉल्व करेंगे तो L = L1 + L1 L2/L1 + L2 लिख सकते हैं। तो L का मान कितना हो जाएगा, 2 × 2 / 2 धन 2, कितना हो गया, 2 दूनी 4 / 2 + 4। L = कितना हो गया, 1 हेनरी। 1 हेनरी, ये इसका दोनों का जोड़ आ गया 1 हेनरी और 1 हेनरी और 0.5 हेनरी, ये किसमें हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। कह सकते हैं कि 0.5 हेनरी व 1 हेनरी, ये जो मान निकला है L का जो मान है, L श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो A व B के बीच तुल्य प्रेरित्र, तुल्य प्रेरित्र कितना हो जाएगा, L = L1 + L2 लगाएंगे फार्मूला। L1 का मान कितना है 0.5, L2 का मान है 1, तो L = हो जाएगा 1.5। ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो कॉम्बिनेशन वाले जो क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, और अगर चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे जो नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।